बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग रिलेशनल डेटाबेस स्कीमास कि हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन रिलेशनल स्कीमास को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल वेज हैं। रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा से क्या मुराद है, हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि तमाम रिलेशंस आपके डेटाबेस के अंदर जो मौजूद हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा कंसेप्चुअल स्कीमा ही होता है और कंसेप्चुअल मॉडल फॉर दैट डेटाबेस उसे हम कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी रिलेशंस होते हैं उन्हें हम मेंशन कर देते हैं। तो जो नोटेशंस हम इसमें यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले तो हमारा क्या आता है कि रिलेशन का नाम आता है, देन पैरेंथेसिस आती हैं और फिर उस पैरेंथेसिस के अंदर हमारे टेबल के रिलेशन के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ड्रीम होम के जो केस स्टडी था उसके हमारे पास रिलेशंस हैं। इसमें हमारे पास ब्रांच आ रहा है, स्टॉफ आ रहा है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट आ रहा है, क्लाइंट, प्राइवेट ओनर, व्यूइंग एंड रजिस्ट्रेशन, ये हमारे पास रिलेशंस हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग रिलेशन को मेंशन करते हैं, देन पैरेंथेसिस आ जाती हैं, ब्रांच वाले को देखते हैं पैरेंथेसिस और फिर उसके रिलेशन के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसमें हम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ब्रांच नंबर, ये नीचे जो लाइन शो हो रही है इसका मतलब ये है कि ये की है, प्राइमरी की है, ठीक है। स्ट्रीट और फिर सिटी एंड पोस्ट कोड आ जाता है हमारे पास। इसी तरह सेम आप देख सकते हैं कि स्टॉफ के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हैं एंड क्लाइंट का भी आप देख सकते हैं। तो हर एक रिलेशन के पैरेंथेसिस के अंदर एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मेंशन हैं, ओके। तो इस तरह से फिर हमारा रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा जो है वो रिप्रेजेंट होता है। ये तो मैंने आपको एक जर्नल ओवरव्यू बताया कि रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने नोट करनी है। जिस तरह आप ये देखें कि यहाँ पे जितने भी आपके पास रिलेशंस आ रहे हैं सबका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। यहाँ पे देखें ब्रांच का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्टॉप का भी कैपिटल है, व्यूइंग का भी कैपिटल है, रजिस्ट्रेशन का भी कैपिटल है, ठीक है। तो हर जो आपके पास रिलेशन आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल रखते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो केस आपके पास आ जाता है उसमें यह है कि अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हो, जिस तरह के प्रॉपर्टी फॉर रेंट आ रहा है, प्राइवेट ओनर आ रहा है, ठीक है, तो दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स कंबाइन हो रहे हैं, तो इस केस में भी आप देखें कि जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही है। जिस तरह के प्रॉपर्टी का पी कैपिटल है, फॉर का एफ कैपिटल है और रेंट का आर कैपिटल है। देन प्राइवेट और ओनर के केस में भी आप देख लें कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। क्लियर है। अदर हैंड आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। अब एट्रीब्यूट्स को किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एट्रीब्यूट जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ब्रांच में आप देख लें बी स्मॉल है, ठीक है, स्ट्रीट में एस स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे हर लेटर जो है वो स्मॉल लेटर हर जो एट्रीब्यूट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को रिप्रेजेंट करने के बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत से वेज हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसी तरह से हमेशा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अनदर मेथड। तो अभी यहाँ पे ये जो मेथड है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें रिलेशंस को इस तरह से आप नेमिंग कन्वेंशन देंगे और एट्रीब्यूट्स को किस तरह से नेमिंग कन्वेंशन देंगे। फिर हमने इस चीज़ पे गौर किया कि हमारे पास प्राइमरी कीज़ जब आती हैं, सिंपल की, ठीक है, आती है, तो उसमें जो एट्रीब्यूट अंडरलाइन हुआ होता है वो एज आ प्राइमरी की रोल प्ले कर रहा होता है। ब्रांच नंबर प्राइमरी की जो है रोल प्ले कर रहा है, स्टॉप नंबर जो है ये भी एज आ प्राइमरी की रोल प्ले कर रहा है। तो प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है कि जो भी एट्रीब्यूट अंडरलाइन होगा वो आपके रिलेशन में एज आ प्राइमरी की रोल प्ले कर रहा होगा, ओके।
तो अब यहाँ पे एक और केस भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ एट्रीब्यूट्स रिलेशंस में दो एट्रीब्यूट्स हैं जो अंडरलाइन हैं। तो हम कीज़ का कंसेप्ट पीछे हम लोग स्टडी कर चुके हैं और हमें पता है कि जब दो एट्रीब्यूट्स अंडरलाइन हुए हों या दो एट्रीब्यूट्स जो है वो मिल के कंपोजिट की बनाते हैं। तो जिस भी रिलेशन में आपको दो एट्रीब्यूट्स अंडरलाइन नज़र आ रहे हैं तो इट मीन के ये कंपोजिट की है और कंपोजिट दो एट्रीब्यूट्स मिल के एज अ प्राइमरी की रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन और व्यूइंग का जो रिलेशन है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपोजिट कीज़ जो हैं क्लाइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर, क्लाइंट नंबर, ब्रांच नंबर, ठीक है, ये इस रिलेशन में एज अ प्राइमरी की रोल प्ले कर रहे हैं ये दोनों एट्रीब्यूट्स। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स पे जाने से पहले मैं आपका एक कंसेप्ट रिव्यू करवा दूं। जब हमने डाटा मॉडल्स वाला लेक्चर स्टडी किया था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि डाटा मॉडल्स में तीन पार्ट्स आते हैं हमारे पास। पहली चीज़ हम देखते हैं कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ रिलेशनल डाटाबेस में हमें पता चल गया है, यहाँ रिलेशनल डाटाबेस में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की है कि डाटा को हम एज अ टेबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपके पास मैनिपुलेशन पार्ट आता है, तो मैनिपुलेशन पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो चीज़ आपके पास आती है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये बात भी याद रखें कि डिफरेंट मॉडल्स के लिहाज से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हमारा जो फोकस है वो रिलेशनल डाटाबेस है। तो हम ये देखेंगे कि रिलेशनल मॉडल जो है वो कौन से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को इन्फोर्स करने के लिए कहता है। अच्छा, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को समझने से पहले हमें नल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स पे मूव करने से पहले नल का कंसेप्ट जो है ये हमारा क्लियर होना चाहिए। तो नल का जो कंसेप्ट है इसका रिलेशनल मॉडल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट्स है, तो इसको डिफाइन करते हैं। पहले, रिप्रेजेंट अ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट दैट इज करंटली अननोन और इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस टुपल। कोई ऐसी वैल्यू जो हमें अभी पता नहीं है, मेन अननोन है, या जो अभी एप्लीकेबल नहीं है उस पर्टिकुलर टुपल के लिए। पर्टिकुलर टुपल से मुराद उस एट्रीब्यूट के लिए। अब बात करते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होता है या किन सिनेरियोज में इसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया में आ जाए, नल्स आर अ वे टू डील विद इनकम्प्लीट और एक्सेप्शनल डाटा। मीन के वो वाला एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है। जिस तरह के हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है अगर हमारे पास, तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट का रिलेशन आ जाता है। तो स्टूडेंट के रिलेशन में हमारे पास स्टूडेंट से रिलेटेड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये तो इस फेज से तो हर बंदा गुजरा होगा कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके पास कुछ स्टूडेंट्स के पास CNIC नंबर नहीं होता, आप लोग के CNIC नहीं बने होते। तो जब एडमिशन आप लोग का हो रहा होता है आप तभी अप्लाई करते हैं CNIC के लिए, है ना। तो वहाँ पे जब अगर यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी डाटाबेस बना हुआ है तो यूनिवर्सिटी आपका रिकॉर्ड जब इंटर करेगी तो वहाँ पे आपके CNIC में यूनिवर्सिटी आपकी क्या वैल्यूज़ इनपुट करेगी। आपका CNIC नहीं बना हुआ, आपने अभी अप्लाई किया है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है नल वैल्यूज़ आएंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के पास डिजिटल फ़ोन नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर है, या फिर आप लोगों के पास ईमेल एड्रेस नहीं है। तो इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनके अगेंस्ट जो है वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे नहीं होती। तो वहाँ पे हम क्या चीज़ फिर इंटर करते हैं, तो वहाँ पे जो हम चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड नल। ठीक है, तो नल वाला सिनेरियो जो है ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि नल से हट के भी कोई अप्रोच है जो हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, और भी अप्रोचेस हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह के आप -1 अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई मैनुअल वैल्यू भी आप खुद से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन नल अगर हम ऐड करेंगे तो नल जो है ये डेटाबेस में डील होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम नल अप्रोच जो है ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे यूज़र को भी ईज़ होता है और डेटाबेस में भी ये चीज़ें डील हो रही होती हैं, इसलिए हम नल अप्रोच को ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
यहाँ पे अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल कोड करूँ तो जिस तरह से हम यूनिवर्सिटी में स्टाफ हायर करते हैं तो एक सब्जेक्ट के अगेंस्ट आपके पास डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जब उन्हें सब्जेक्ट असाइन हो रहे होते हैं तो अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई, लेट्स सपोज कि कौन से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कौन से डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स जो हैं वो असाइन करने हैं, तो आप अपने डेटाबेस में उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नल्स को यूज़ करके आप अपने डेटाबेस में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अभी ये जो आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर है इसे अभी तक कोई डिपार्टमेंट या कोई भी सब्जेक्ट अलॉट नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप नल्स को क्या नाम है यूज़ करते हैं। ओके अच्छा, तो यहाँ पे एक आपके पास जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि नल इज़ नॉट सेम एज अ ज़ीरो न्यूमेरिक वैल्यू, ओके, और टेक्स्ट स्ट्रिंग फील्ड विद द स्पेसिस, ज़ीरो एंड स्पेसिस आर वैल्यूज़ बट नल रिप्रेजेंट्स द अब्सेंस ऑफ वैल्यू। ओके, कि नल जो है ये कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो और स्पेस जो हैं वो वैल्यूज़ हैं। ज़ीरो को आप नहीं कह सकते कि वो नल है, ज़ीरो एक वैल्यू है और स्पेस भी कुछ वैल्यूज़ रखता है। ये चीज़ें आपने मिक्स अप नहीं करनी। नल का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू अभी मौजूद नहीं है, ठीक है, ये इस चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है, ये चीज़ आपको बता रहा होता है, जबकि ज़ीरो जो है वो एक वैल्यू है और स्पेस भी एक वैल्यू है। बहुत से स्टूडेंट ये कंसेप्ट जो है वो मिसअंडरस्टूड करते हैं, इस वजह से ये पॉइंट क्लियर कर लें। रिप्रेजेंट्स द अब्सेंस ऑफ द वैल्यू। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो देयर कुड बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, बट यहाँ पे हमारा जो फोकस है दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस। तो हम देखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। तो देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स की अगर बात करें हम तो कुछ कंस्ट्रेंट्स हम पीछे भी डिस्कस करके आ चुके हैं, जिस तरह के हमने डोमेन का कंस्ट्रेंट जो है डिस्कस किया था कि जब हम डोमेन को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि आप उसका डाटा टाइप जो है वो किस तरह की होगी। फिर उसके बाद हमने कहा था कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी। ब्रांच नंबर को लेके हमने कहा था कि ब्रांच नंबर में 4 वैल्यूज सिर्फ ऐड हो सकती हैं, 5th वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। इस तरह के कुछ हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो पीछे डिस्कस किए थे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं साथ ही आपको इसकी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की इम्पोर्टेंस भी क्लियर कर दूँ कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की इम्पोर्टेंस ये है, बेसिकली इट इंश्योर्स द डाटा कंसिस्टेंसी, या फिर ये बताता है कि डाटा की एक्यूरेसी में हमें हेल्प करता है। डाटा की एक्यूरेसी में या डाटा कंसिस्टेंसी में किस तरह से हेल्प करता है कि जिस तरह हम डोमेन कंस्ट्रेंट की बात कर रहे थे कि हम लिमिट एक बता देते हैं कि इतनी लिमिट है और इस लिमिट से ज़्यादा जो है आप वैल्यूज़ इंटर नहीं कर सकते। तो क्या है कि आपने जब साइज़ लिमिट कर दिया है तो आपकी एक्यूरेसी होगी है कि आप 4 से ज़्यादा जो है वैल्यूज़ हैं वो इंटर नहीं कर सकते। या फिर आप इस तरह भी देख लें कि आप जब स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे टेक्स्ट की एक लिमिट है, आप वहाँ पे भी वर्ड्स, नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आप पूरा एक पैराग्राफ जो है वो वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। 2-3 लाइंस हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि डोमेन कंस्ट्रेंट्स आप अपनी एप्लीकेशन में डिफाइन कर देते हैं। और डोमेन कंस्ट्रेंट्स नहीं, ओवरऑल कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जो भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये आप हमेशा डेटाबेस में पहले से डिफाइन कर देते हैं। फिर जब आप उसमें डाटा पुट करना स्टार्ट करते हैं तो डेटाबेस जो है इन कंस्ट्रेंट्स को ऑटोमेटिकली फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप डाटा पहले पुट करेंगे और कंस्ट्रेंट्स बाद में डिफाइन करेंगे तो उसका आपको फिर फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आपके पास जो आता है वो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आ जाता है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और डोमेन कंस्ट्रेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी रिलेशनल डेटाबेस में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ये कंस्ट्रेंट, और बेसिकली डेटाबेस जो है ये कंस्ट्रेंट खुद से इन्फोर्स करता है। ओके,
तो इसको डिफाइन करते हैं, इन अ बेस रिलेशन नो एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्राइमरी की कैन बी नल। अगर आप कीज़ वाला लेक्चर जो है एक बार फिर से रिव्यू करें तो वहाँ पे सुपर की का जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे आप मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। सुपर कीज़ का कंसेप्ट में हम लोगों ने ये बात कही थी कि यूनिकली आइडेंटिफाई होती है टोपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है उसी कंसेप्ट में ऐड की जा रही है, वो ये बात ऐड की जा रही है कि जो आपका प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट होता है वो कभी भी नल नहीं हो सकता, क्योंकि नल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता ना, तो फिर यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे होगा। तो इस वजह से आप जो भी प्राइमरी की का एट्रीब्यूट रखेंगे उसमें नल वैल्यूज़ कभी भी, अगर नल वैल्यूज़ आ रही हैं तो फिर आप उसको प्राइमरी की के तौर पे कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में बताई जा रही है। पास सेकंड कंस्ट्रेंट जो आता है दैट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये भी डेटाबेस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये दोनों जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है ना, ये डेटाबेस खुद से इन कंस्ट्रेंट्स को इन्फोर्स करता है। ये आपने डेटाबेस में मस्ट अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। इनको ज़रूरी नहीं होता कि आप खुद से डिफाइन करेंगे, डेटाबेस आपको इन्फोर्स करता है, आपको इस चीज़ पे फोकस करवाता है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये तुमने अपने डेटाबेस में अप्लाई करनी है, ओके। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है? इफ़ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन आइदर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द कैंडिडेट की वैल्यू of some tuple in its home relation or foreign key value must be wholly null। अच्छा, ये बात अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो कुछ इस तरह से है कि अगर एक एट्रीब्यूट किसी रिलेशन में फॉरेन की के तौर पे यूज हुआ है तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं किसी भी रिकॉर्ड के लिए, किसी भी टुपल के लिए, तो वो जो वैल्यूज़ हैं दे शुड बी प्रेजेंट इन द होम रिलेशन, जिसमें वो एज अ प्राइमरी की या कैंडिडेट की काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा केस ये है कि अगर आप उसे नल रखना चाहें तो आप नल भी रख सकते हैं, बट कीप इन माइंड के वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन की, ठीक है। ये केस प्राइमरी की में नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे आ जाएं तो फॉरेन की को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास वो जो स्टाफ वाला और ब्रांच वाला क्या नाम है रिलेशंस आ रहे थे, वही दो रिलेशंस हम यहाँ पे एग्जाम्पल में सपोज करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ब्रांच नंबर जो एट्रीब्यूट है हमारे स्टाफ वाले रिलेशन में, दिस एट्रीब्यूट इज़ एक्टिंग एज अ फॉरेन की, ठीक है। फिर यही जो ब्रांच नंबर एट्रीब्यूट है कहाँ पे, ब्रांच वाले जो आपके पास टेबल है वहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज अ प्राइमरी की। अब हमें ये भी पता चल गया हमारे पास फॉरेन की कौन सी है और प्राइमरी की कौन सी है। नेक्स्ट जो बात हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सपोज इन ब्रांच टेबल, ठीक है, वी हैव ओनली 3 ब्रांच, कि हमारे पास सिर्फ 3 ब्रांच का रिकॉर्ड है ब्रांच वाले टेबल में। हम एक स्टाफ क्रिएट करते हैं और स्टाफ को हर एक चीज़ असाइन करते हैं, जिस तरह के स्टाफ नंबर वगैरह और बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सब चीज़ें हमने उस रिकॉर्ड को असाइन कर दी हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि वो जो स्टाफ वाला हमने नया रिकॉर्ड जो है क्रिएट किया है उसे जो हम ब्रांच नंबर असाइन करते हैं, लेट्स सपोज हम वो B0025 हम जो है उसे असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मैंने कहा पीछे कि जो हमारा ब्रांच वाला टेबल है उसमें सिर्फ 3 ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं और उन ब्रांचेस में B0025 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब हम जो रिकॉर्ड जिसको ब्रांच नंबर असाइन कर रहे हैं वो तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता रिकॉर्ड में, तो अब हम उस रिकॉर्ड को, नया जो रिकॉर्ड स्टाफ वाला रिकॉर्ड ला रहे हैं उसे हम वो ब्रांच असाइन कर रहे हैं जो हमारे रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हम लोग फॉरेन की बात कर रहे हैं कि आपके पास जो स्टाफ वाला रिलेशन है उसमें जो ब्रांच नंबर है वो सारी वैल्यूज आपके पास कहाँ से आ रही हैं। जो आपके पास ब्रांच वाला रिलेशन है ना उसमें जो ब्रांच नंबर है वहां से ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था ना कि जो ब्रांच नंबर है स्टाफ वाले में
उसमें ब्रांच नंबर क्या है, फॉरेन की। तो मैंने यही बात की कि स्टॉप वाले में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी आपके पास कहाँ से आ रही हैं, वैल्यूज़ ब्रांच वाले में से आ रही है ना, ब्रांच वाले रिलेशन में से। तो ब्रांच वाले रिलेशन में यही एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है। तो जो वैल्यू हमारी प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करती उसे हम फॉरेन की में कैसे असाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। हमने ये बात कही थी कि हमारी प्राइमरी की जो है उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये इस तरह का जो रिलेशन है वो आप नहीं बना सकते। जो चीज़ आपकी प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं कर रही वो आप फॉरेन की में कभी भी आके खुद से असाइन नहीं कर सकते। पीछे भी हमने ये बात एक लेक्चर में डिस्कस की थी, कीज़ वाले में मैंने आपको ये बताया था कि जो वैल्यू आपकी प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करती वो फॉरेन की में भी आपके पास नहीं आ सकती। ठीक है, अब हमने एक सिचुएशन और डिस्कस की कि हम वैल्यू फॉरेन की में वैल्यू जो है वो नल रख सकते हैं। वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम वैल्यू नल रख सकते हैं कि लेट्स सपोज के स्टॉप वाला जो टेबल है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की आ रही है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने न्यू स्टॉप जो है वो हायर किया है, ठीक है, रिक्रूट कर लिया, लेकिन अभी हमने ये डिसीजन नहीं लिया कि ये जो स्टॉप है ये हम मेन ब्रांच में भेजेंगे या किसी आउटसाइड वाली ब्रांच में भेजेंगे। कौन सी ब्रांच है जिसमें हमने ये स्टॉप जो है ये भेजना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास स्टॉप मौजूद है लेकिन डिसीजन नहीं हुआ। जिस तरह मैंने पीछे भी ये एग्जांपल डिस्कस की थी कि आपके पास टीचर मौजूद हैं लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि कौन से टीचर को कौन सा सब्जेक्ट असाइन होगा। तो उस केस में आप नल वैल्यूज़ जो हैं वो रख सकते हैं। तो ये वही सिचुएशन है कि आपने स्टाफ जो है वो रिक्रूट कर लिया है लेकिन अभी डिसीजन नहीं हुआ उनके बारे में फाइनल, तो उस केस में आप इस वैल्यू को नल कर सकते हैं। ओके, तो ये था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे आ जाएं तो अभी जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट हम लोगों ने स्टडी किया है उसको थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू देता हूँ इस टेबल्स के थ्रू। यहाँ पे ब्रांच नंबर पे आ जाएं तो ब्रांच में ये क्या है, ये प्राइमरी की है, यही बात है। और दूसरा हमारे पास स्टॉप है और स्टॉप में यही एट्रीब्यूट एज अ फॉरेन की एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्रांच नंबर हैं, कुछ ब्रांच कोड्स दिए हुए हैं और यही ब्रांच कोड सेम ब्रांच कोड यहाँ पे भी लाई कर रहे हैं। तो अब लेट्स सपोज ये फॉरेन की है, ठीक है। फॉरेन की हम बात कर रहे हैं ना। फॉरेन की में डाटा कहाँ से आता है, प्राइमरी की से, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारा डाटा मौजूद होगा जो आपकी प्राइमरी की में डाटा मौजूद है। तो सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पे B005 की जगह हम इस रिकॉर्ड को कहते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है ये किसके साथ लिंक कर रहा है, ब्रांच नंबर B0025 के साथ। अब ये प्राइमरी की है और यहाँ पे B0025 ब्रांच नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे ब्रांच नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे हम ये चीज़ असाइन नहीं कर सकते। जब हम इसको रन करेंगे ना हमारे पास एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि हमने ये बात कही है कि फॉरेन की में हम हमेशा प्राइमरी की से रिकॉर्ड लाते हैं, खुद से कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास इसी तरह से एक एरर आ जाएगा कि हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वायलेट हो रही है, क्योंकि हमने बताया कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो हैं ये डाटाबेस जो है आपको इन्फोर्स करता है कि आप अप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा, अब एक केस और भी होता है जब आप फॉरेन की सेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर आप नॉट नल सेलेक्ट कर देते हैं तो उस केस में आप फॉरेन की में नल वैल्यूज़ भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो अगर वो आप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते तो फिर आपको फॉरेन की जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में आप फॉरेन की में नल वैल्यूज़ जो है वो सेट कर सकते हैं। ओके, दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।